हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्वेस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में, चूंकि ये क्लास दो हिस्सों में थी, कल हम कुछ पढ़ चुके थे और कुछ हमें आज पढ़ना है। देखिए, निषेचन हम पढ़ रहे थे और निषेचन की जो बेसिक परिभाषा है वो तो क्या है कि एक ही जाति के जो नर युग्मक है, एक ही जाति के नर युग्मक प्लस जो मादा युग्मक है, उसके प्राक केंद्रकों में जो संलयन होता है, प्राक केंद्रकों में जो संलयन होता है, इसको क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। अगर पुष्पी पादपों की बात करें तो यहां पर नर युग्मक सामान्यतः पराग कण का केंद्रक होता है, पराग कण का केंद्रक होता है। और मादा युग्मक कौन होता है भाई? अंड कोशिका, जो मादा युग्मक उद्भिद के अंदर होती है। इन दोनों के केंद्रक जब मिल जाएंगे, इन दोनों के केंद्रक जब मिल जाएंगे तो इनसे बनेगा युग्मनज और यह घटना ही क्या कहलाएगी? यह घटना ही कहलाएगी निषेचन। लेकिन यह निषेचन जो है ऐसा डायरेक्ट तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि निषेचन के लिए पराग कण को या पराग कण के केंद्रक को यहां अंड कोशिका के अंदर बीजांड और बीजांड में जो भ्रूण कोश है उसके अंदर जो अंड कोशिका है वहां तक पहुंचना होगा। परागकण यहां पहुंच गया था तो यहां से यहां तक कितने स्टेप में जाएगा? तो इसके लिए हमने 6 स्टेप, निषेचन पूरी 6 चरणों में पूरा होगा। ये 6 चरण कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले होगा पराग स्त्री केसर पारस्परिक अनुक्रिया, जिसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, आज ज्यादा बात नहीं करेंगे। दूसरा रहेगा हमारा, जब अनुक्रिया हो जाएगी और परागकण की पहचान हो जाएगी तो परागकण स्त्री केसर से पोषण प्राप्त करेगा और पोषण प्राप्त करके परागकण का क्या हो जाएगा? अंकुरण। कल कर लिया था। अंकुरण होने के बाद यहां से एक नलिका निकलेगी, पराग नलिका, वो वृद्धि करती हुई अंडाशय में प्रवेश कर जाएगी, जिसे हम कहते हैं पराग नलिका की वृद्धि। तो ये वृद्धि हुई और वृद्धि होते होते कहां पहुंच गई? पराग नलिका। पराग नलिका पहुंच गई अंडाशय में। अब यहां से क्या होगा? तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि अंडाशय में जो पराग नलिका पहुंची है वो अब कहां प्रवेश करेगी? अब वो प्रवेश करेगी बीजांड में। बीजांड में प्रवेश करेगी। बीजांड में प्रवेश करने के बाद कहां प्रवेश करेगी? तो स्टूडेंट्स फिर प्रवेश करेगी भ्रूणकोश में। और भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद जब भ्रूणकोश में पराग नलिका प्रवेश कर जाएगी तो दोनों नरयुग्मक भ्रूणकोश में पहुंच जाएंगे और उसके बाद होगा निषेचन। उसके बाद होगा निषेचन, जिसको हमने पॉइंट में लिखा था त्रिक संलयन व द्विनिषेचन, ऐसा पॉइंट बनाकर लिखा था। हालांकि आप उसमें से त्रिक संलयन को काटे ना, केवल द्विनिषेचन ही रहने दीजिए। त्रिक संलयन होता जरूर है लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप केवल वहां द्विनिषेचन ही रहने देना। आगे बात समझ में, इसको हटाता हूं। अब देखिए, आज के पॉइंट की बात करते हैं। आज हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा? आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो पराग नलिका बीजांड में कैसे प्रवेश करेगी? देखिए, समझिए आप थोड़ा थोड़ा। पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कैसे करेगी? बीजांड का संरचना तो याद है आप लोगों को। बीजांड की संरचना क्या है? ये तो भ्रूण कोश है। ऊपर 3 कोशिकाएं, नीचे भी 3 कोशिकाएं, ये बीच वाली अंड कोशिका और ये पूरी एक ध्रुवीय कोशिका है बीच के अंदर, जिसके अंदर केंद्रक कितने हैं भाई? 2 केंद्रक हैं। इसलिए इसको द्वितीय केंद्रक भी कह देते हैं या ध्रुवीय कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। पूरी बड़ी सी जो कोशिका है ये पूरी ध्रुवीय कोशिका है, जिसके अंदर केंद्रक कितने हैं? 2 केंद्रक हैं। तो ये तो हो गया भ्रूणकोश। अब आपको पता है भ्रूणकोश के चारों ओर बीजांड काय है। बीजांड काय के चारों ओर फिर अध्यावरण आ गए, है ना। रफ डायग्राम बना रहा हूं अभी, तो आप समझिए, ये अध्यावरण आ गए। तो इस प्रकार की संरचना होती है किसकी? इस प्रकार की संरचना होती है स्टूडेंट बीजांड की। ये बीजांड है, आपको पता है चारों तरफ अंडाशय। अब पराग नलिका जब बीजांड में प्रवेश करेगी, माय डियर स्टूडेंट समझिए आप, पराग नलिका जब बीजांड में प्रवेश करेगी तो भाई अंडाशय में तो आ गई थी ना, अंडाशय बनाने की जरूरत नहीं, आप समझिए अंडाशय के अंदर ही। मैं ऐसा समझा सकता हूं कि यहाँ वर्तिकाग्र था, यहाँ वर्तिका थी और ये पूरा अंडाशय था। ये पूरा अंडाशय था और अंडाशय के अंदर ये बीजांड है। पराग नलिका कहां प्रवेश कर गई थी कल? पराग नलिका यहां प्रवेश कर गई थी, यानी अंडाशय में प्रवेश कर गई थी। अब अंडाशय से बीजांड में जाना है तो बीजांड में कहां जाएगा?
अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे पराग नलिका पहले इधर आएगी, यहां इस प्रकार से अंडाशय की भित्ति के सहारे सहारे चिपकेगी नहीं, अंडाशय की भित्ति के सहारे सहारे मूव करेगी और मूव करते हुए फाइनली बीजांड द्वार से, मूव करते हुए फाइनली बीजांड द्वार से कहां प्रवेश कर जाएगी स्टूडेंट्स? बीजांड द्वार से प्रवेश कर जाएगी बीजांड में। बीजांड में तो प्रवेश बताना है हमको, तो ये बीजांड द्वार से प्रवेश कर जाएगी बीजांड के अंदर, तो इसको कहा जाएगा बीजांड द्वारीय प्रवेश। इस प्रकार से पराग नलिका बीजांड द्वार में प्रवेश कर जाती है। क्या यही मार्ग होगा क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं है, मार्ग दूसरा भी हो सकता है, मार्ग बदल सकता है। जैसे मान लीजिए इस मार्ग से नहीं आई तो पराग नलिका ऐसे भी आ सकती है, जैसे ये आ रही थी ना यहां तक, चलो यहां से बनाता हूं, मान लीजिए, चलो इसको मिटा करके बना दे, क्या मिटा करके बना देते हैं ना, ये तो समझ में आ गया आपके बीजांड द्वारीय सीधा, तो कि बीजांड द्वारीय प्रवेश हो सकता है, ये तो आपके समझ में आ गया। मान लीजिए बीजांड द्वार से प्रवेश नहीं होता है तो फिर प्रवेश कैसे हो सकता है भाई? आप ऐसे समझिए कि यहां से पराग नलिका आई, यहां अंडाशय की दीवार के सहारे सहारे मूव कर रही है, अंडाशय की दीवार के सहारे सहारे मूव कर रही है, बीजांड में प्रवेश करना है बच्चों, बीजांड में प्रवेश करना है, तो बीजांड तो यहीं से शुरू होगा ना, अध्यावरण से ही, तो ये पूरी यहां तक नहीं जाएगी, है ना। इसने शॉर्टकट ले लिया कि अरे कौन जाएगा इतना लंबा, यहीं से मुड़ जाते हैं, कौन जाएगा इतना लंबा, यहीं से मुड़ जाते हैं, ये लो यहीं से मुड़ गए, यहीं से मुड़ गए, और फिर नीचे आएगी और यहां से भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर जाएगी। भ्रूणकोश में प्रवेश अलग है, आप सिर्फ अभी किस में पढ़ रहे हैं? बीजांड द्वार में। तो बीजांड द्वार में एंट्री कहां से हो गई सर? अध्यावरण से घुस गई तो अंदर, कहां से घुस गई? अध्यावरण से ही घुस गई। तो इस प्रकार का प्रवेश क्या कहलाएगा बच्चों? इस प्रकार का प्रवेश कहलाएगा अध्यावरणीय प्रवेश। क्या कहलाएगा? अध्यावरणीय प्रवेश। क्योंकि बीजांड द्वार में पराग नलिका ने कहां से एंट्री ली है? अध्यावरण से एंट्री ली है। पहली बार में बीजांड द्वार से ही जा रहा था, बीजांड के अंदर बीजांड द्वार से एंट्री हो रही थी, इसलिए उसको कह दिया था बीजांड द्वारीय प्रवेश। लेकिन इस वाले कभी कभी कुछ पाठों में क्या हो सकता है, बीजांड द्वार से ना जाकर के पराग नलिका अध्यावरण से ही बीजांड द्वार में बीजांड में एंट्री ले लेती है, तो इसको कहा जाएगा अध्यावरणीय प्रवेश। आ गया होगा आपको बात समझ में? आ गई क्या? एक और समझ लीजिए, कुछ मान लीजिए ज्यादा ही शॉर्टकट ले लेगी, अंडाशय में यहां तो आ गई थी ट्यूब, अंडाशय में यहां तो आ गई थी, अब ये दीवार इधर भी नहीं आ रही है, तो यहां से सीधा इधर से एंट्री ले लेती है। ये लो यहीं से एंट्री ले ली भाई, यहीं से एंट्री ले ली, यानी कौन से हिस्से से एंट्री ली है? निभाग से। कहां से एंट्री ली है बच्चों? निभाग से। तो इस प्रकार का प्रवेश क्या कहलाएगा? निभागीय प्रवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निभागीय प्रवेश कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कितने तरीकों से हो सकता है? 3 तरीकों से हो सकता है। कहां कहां से सर? बीजांड द्वार से प्रवेश हो सकता है, अध्यावरण से प्रवेश हो सकता है, निभाग से प्रवेश हो सकता है। लेकिन ये बीजांड द्वार, बीजांड की बात चल रही है, बीजांड में प्रवेश की बात है। बीजांड में प्रवेश पूछा जाए तो 3 तरीकों से, बीजांड द्वार से, अध्यावरण से, निभाग से। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भ्रूणकोश में प्रवेश कहां से होगा? भ्रूणकोश में, भ्रूणकोश में प्रवेश कहां से होगा? तो इसके लिए आपको ये 3 नहीं लिखने हैं, इसके लिए 3 नहीं लिखने भाई। जो जिस पराग नलिका ने बीजांड द्वार से प्रवेश किया था, फर्स्ट नंबर याद आ रहा होगा, ब्लैक में बनाई थी, जिसने बीजांड द्वार से प्रवेश किया था, वो तो भ्रूणकोश में भी कहां से एंट्री लेगी सर? बीजांड द्वार से ही एंट्री लेगी। कहां से? बीजांड द्वार से ही एंट्री लेगी। ध्यान दें, जिसने अध्यावरण से प्रवेश किया था, बीजांड में तो अध्यावरण से प्रवेश कर गई थी, बीजांड में तो अध्यावरणों से एंट्री हो गई थी, लेकिन भ्रूणकोश में कहां से हो रही है? देखो इधर मुड़ गई ना, भ्रूणकोश में तो यहां भी किससे जा रही है सर? बीजांड द्वार से ही जा रही है। कहां से जा रही है? बीजांड द्वार से ही जा रही है। और अगर बच्चों फाइनल बात कि अगर निभाग से प्रवेश करती है पराग नलिका, निभाग से, तो भी ये इस प्रकार से आगे बढ़ेगी, इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। और भ्रूणकोश में कहां से प्रवेश करेगी? भ्रूणकोश में तो बच्चों ये भी बीजांड द्वार से ही प्रवेश करेगी। आ गई क्या बात समझ में? यानी पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कैसे होगा?
तीन तरीकों से हो सकता है, बीजांड द्वार से, अध्यावरणों से, निभाग से। लेकिन पूछ ले कि भ्रूण कोश में यानी अंदर 7 कोशिकीय रचना में एंट्री कैसे होगी, तो ये कोई सी भी नलिका हो, भ्रूण कोश में इसकी एंट्री हमेशा कहां से होगी, बीजांड द्वार से होगी। तो दोनों प्रवेश एक ही बार में आपको समझ में आ गए। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 तरीकों से, बीजांड द्वारीय प्रवेश, अध्यावरणीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश। और भ्रूण कोश में प्रवेश एक ही मार्ग है, भ्रूण कोश में प्रवेश का कौन सा, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। और अगर अब भी आप भूल जाओ तो फिर मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा है। अगर आपने नहीं सुना है तो एक बार फिर सुन लीजिए कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 तरीकों से होगा, बीजांड द्वार से हो सकता है, अध्यावरण से हो सकता है, निभाग से हो सकता है। बीजांड का संरचना याद आ रहा है क्या, 6 भाग थे बीजांड के अंदर। सबसे मुख्य भाग था बीजांड के अंदर भ्रूण कोश, जिसमें 7 कोशिकीय रचना थी। उस भ्रूण कोश में प्रवेश कहां से होगा, बीजांड में तो हो गया 3 तरीके से, भ्रूण कोश में कहां से होगा, तो भ्रूण कोश में एक ही स्थान है प्रवेश का, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। क्लियर है, यस कर दो, बता दो, हो गई क्या बात, याद हो गई ना, मिटा दे इसको। चलो फिर थ्योरी लिखते हैं, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाना शुरू करिए। क्लियर है, देखो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से हो सकता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहला बीजांड द्वारी प्रवेश हो सकता है, निभागीय प्रवेश हो सकता है। कोई ना आगे पीछे हो गया, मैंने पहले अध्यावरण समझा दिया था, नोट्स में आप निभागीय पहले लिख लीजिए। निभागीय प्रवेश हो सकता है और अध्यावरणीय प्रवेश हो सकता है। किसमें क्या आएगा भाई, बीजांड द्वारी प्रवेश का मतलब क्या, सीधी सीधी है, पराग नलिका कहां से एंट्री लेगी बीजांड में, बीजांड द्वार से एंट्री लेगी। ये लीजिए, जब पराग नलिका बीजांड द्वार से होती हुई बीजांड में प्रवेश करती है तो इसे बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। क्लियर है, सामान्यतः अधिकांश पादपों में बीजांड द्वारी प्रवेश ही पाया जाता है, तो उदाहरण हो जाएगा अधिकांश पादप। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रहेगा आपका निभागीय प्रवेश, यानी कि पराग नलिका बीजांड में सीधा निभाग से एंट्री ले लेती है। जब पराग नलिका निभाग से होती हुई, निभाग से आगे सीधी, निभाग से होती हुई बीजांड में प्रवेश करती है तो इसे निभागी प्रवेश कहते हैं। इसका उदाहरण याद रख सकते हैं आप, रट लेना, रखना पड़ेगा, केजुराइना, जुगलेंस और बिटूला। कुछ पादप हैं केजुराइना, जुगलेंस और बिटूला, बिटूला में निभागीय प्रवेश पाया जाता है। एक आप याद रखिएगा अध्यावरणीय प्रवेश। अध्यावरणीय प्रवेश जब पराग नलिका अध्यावरणों को भेदती हुई बीजांड में प्रवेश करती है तो इसे अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। कहां प्रवेश करती है, बीजांड में प्रवेश करती है तो इसे अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। कहां से, अध्यावरणों से। उदाहरण याद रख लीजिए, कुकरबिटा, कुकरबिटा यानी वही कुकरबिटेसी और पॉपुलस, पादप का नाम ही है। कुकरबिटेसी कुल आ जाता है जिसमें सारे जितने भी आपको बताया था ना, एक प्रकार का एक ककड़ी कुल है, ठीक है। तो ये कुकरबिटेसी में अध्यावरणीय प्रवेश पाया जाता है। तो ये चौथा बिंदु भी आपका समाप्त होता है। इस प्रकार से पराग नलिका कहां एंट्री ले लेती है, इस प्रकार से पराग नलिका स्टूडेंट्स, पराग नलिका एंट्री ले लेती है बीजांड में। डायग्राम के द्वारा समझते हैं, एक बीजांड का डायग्राम बनाते हैं अपन। बीजांड का डायग्राम बनाने का हमारा तरीका यही रहेगा, सबसे पहले भ्रूणकोश बनेगा बच्चों, सबसे पहले बनेगा भ्रूणकोश और भ्रूणकोश में बनेगी ये 7 कोशिकीय रचनाएं, ठीक है। प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, अंड कोशिका, और ये बीच की पूरी क्या है, ये बीच की सारी बड़ी सी कोशिका क्या है, ध्रुवीय कोशिका, जिसमें केंद्रक कितने हैं बच्चों, केंद्रक है 2, ठीक है। अब ये हम यहां पर बीजांड बना रहे हैं तो इसको बीजांड दर्शाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसके चारों ओर बना देते हैं अध्यावरण। ये लीजिए अध्यावरण बन गया। अगर ये बीजांड द्विअध्यावरणीय है, अगर ये बीजांड द्विअध्यावरणीय है तो भाई अध्यावरणों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये लीजिए द्विअध्यावरणीय बना देते हैं, द्विअध्यावरणीय बना देते हैं। ठीक है, ये बीजांड है, ठीक है। ये तो हमने बीजांड बनाया है। अब ये तो विजिबल है, जो नॉन विजिबल है उसको भी देख लीजिए। चारों तरफ क्या है, चारों तरफ ये क्या है, चारों तरफ अंडाशय के अंदर है ना, ये चारों तरफ अंडाशय है, बनाने की जरूरत नहीं है।
यहाँ ऊपर वर्तिका है और यहाँ पर वर्तिकाग्र है। आ रहा है समझ में? बन रहा है दिमाग में पिक्चर स्त्री केसर का पिक्चर बन रहा है दिमाग में। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, और अंडाशय के अंदर ये बीजांड, अंडाशय के अंदर ये बीजांड। क्लियर है? ऐसे हम 3 बीजांड बना लेते हैं, क्योंकि 3 तरीके से प्रवेश दिखाना है, 3 तरीकों से प्रवेश दिखाना है, इसलिए कितने बीजांड बना लेते हैं? ऐसे हम 3 बीजांड बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं। ये लीजिए तीनों बीजांड आपके सामने हैं, तीनों बीजांड स्टूडेंट्स आपके सामने हैं। और अब हम इसमें एंट्री करवाते हैं पराग नलिका की। किसकी? पराग नलिका की। तो पहले नंबर पर आपने क्या पढ़ा था? बीजांड द्वारीय प्रवेश। ये लीजिए, ये वर्तिका पराग नलिका आ रही है, पराग नलिका आ रही है वर्तिका से होती हुई, यहां पर आएगी, अंडाशय में प्रवेश हो गया, यहां से अंडाशय शुरू हो गया, फूली हुई रचना। अब पराग नलिका क्या करेगी? अंडाशय के सहारे अंडाशय की दीवार के सहारे आगे बढ़ेगी। अभी बीजांड में प्रवेश नहीं हुआ है, बीजांड अध्यावरण से शुरू होगा। टच भी मत करना, नहीं तो नंबर कट जाएगा, है ना। अभी बीजांड को टच भी नहीं करना है, सीधा पराग नलिका आ रही है नीचे, पराग नलिका को नीचे लाते जाइए, पराग नलिका को नीचे लाते जाइए। और ये पराग नलिका एंट्री कर गई कहां से? बीजांड द्वार से। किसमें? बीजांड में। ये हो गई पहले तरीका का प्रवेश, ये हो गया। बहुत सावधानी से निकालेंगे हम, ना तो इधर टच करना है ना उधर टच करना है। और ये लीजिए, ये एंट्री हो गई बीजांड में। कहां एंट्री हो गई? पराग नलिका की बीजांड में हो गई एंट्री। और कहां से हुई है माय डियर स्टूडेंट्स? बीजांड द्वार से हुई है। इसलिए पहला चित्र क्या हो जाएगा? किसको प्रदर्शित करेगा? बीजांड द्वारीय, बीजांड द्वारीय प्रवेश। यह हो गया बीजांड द्वारीय प्रवेश। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा अगर आपको ध्यान रहा स्टूडेंट्स, तो ये अंडाशय में आ गई थी, अंडाशय में प्रवेश, और अंडाशय से सीधा निभाग में एंट्री ले ली, अंडाशय से सीधा निभाग में। यानी कि बीजांड में पराग नलिका कहां से आई है? बीजांड में पराग नलिका निभाग से एंटर कर गई है। कहां से एंटर कर गई है? निभाग से। लेकिन बच्चों, भ्रूण कोश में निभाग से एंट्री नहीं करेगी, इधर मुड़ जाएगी, इधर मुड़ गई, ये देखिए मुड़ गई ना, ये इधर मुड़ गई और आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। यानी अब अध्यावरणों से गुजरती हुई आगे बढ़ रही है, अध्यावरणों को भेदती हुई आगे बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि इसको अध्यावरण ही प्रवेश कर देंगे, क्योंकि एंट्री अध्यावरण से नहीं हुई है। एंट्री कहां से हुई है? एंट्री निभाग से हुई है। लेकिन फाइनली जब भ्रूण कोश में जाने का नंबर आएगा तो किधर मुड़ जाएगी? बीजांड द्वार की तरफ चली जाएगी। तो ये भ्रूण कोश में जब आप पढ़ोगे तो दोबारा इस चीज को पढ़ोगे, बीजांड द्वार से जा रही है अंदर, है ना। लेकिन बीजांड में कहां से आई है? निभाग से आई है। तो इस प्रकार का प्रवेश क्या कहलाएगा? ये दूसरा चित्र किसको प्रदर्शित करेगा? दूसरा चित्र प्रदर्शित करेगा स्टूडेंट्स निभागीय प्रवेश को। किसको प्रदर्शित करेगा? निभागीय प्रवेश को। तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरे में क्या हुआ? पराग नलिका ये अंडाशय में प्रवेश करी, लेकिन अंडाशय में प्रवेश के बाद ये अंडाशय की दीवार के सहारे आगे बढ़ी, अंडाशय की दीवार के सहारे आगे बढ़ी, लेकिन बीजांड द्वार तक नहीं गई। बीच में इसका मूड चेंज हो गया, किधर मुड़ गई? ये अध्यावरणों की तरफ मुड़ गई और अध्यावरणों से एंट्री कर ली किसमें? बीजांड में। तो ये बीजांड में एंट्री हो गई, इसलिए इसको अध्यावरणीय प्रवेश कहेंगे। लेकिन जब भ्रूण कोश में जाने की बारी आएगी तब ये भी कहां से जाएगी? तब ये भी एंट्री लेगी बच्चों कहां से? बीजांड द्वार से। ये लीजिए बीजांड द्वार से। तो फिलहाल तो हम बीजांड में प्रवेश पढ़ रहे हैं। तो बताइए बीजांड में कहां से हुआ प्रवेश? सर बीजांड में तो अध्यावरणों से हुआ। तो ये तीसरा चित्र किसको प्रदर्शित करेगा बच्चों? तीसरा चित्र प्रदर्शित करेगा अध्यावरणी प्रवेश। जबकि आप देख सकते हो भ्रूण कोश में तीनों ही नलिकाएं कहां से जा रही है? बीजांड द्वार से जा रही है। तीनों ही नलिकाएं कहां से जा रही है? बीजांड द्वार में जा रही है। लेकिन अभी हम भ्रूण कोश की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? बीजांड की। तो बताइए बीजांड में प्रवेश समझ में आया या नहीं आया? आ गया क्या? हाँ, चाहो तो आप एक काम और कर सकते हो, चाहो तो आप एक काम और कर सकते हो कि जो पराग नलिका है इसमें सबसे आगे स्काइक कोशिका का केंद्रक है बच्चों,
और पीछे पीछे दो नरयुग्मक भी आ रहे हैं, पीछे पीछे दो नरयुग्मक भी आ रहे हैं। कायिक कोशिका का केंद्रक तो बस नष्ट होने वाला है, जैसे अंदर पूछेगी वैसे ही कायिक कोशिका का केंद्रक नष्ट हो जाएगा और ये जो दो नरयुग्मक हैं भ्रूण कोश में एंट्री कर जाएंगे। ये लीजिए, बीजांड में प्रवेश पराग नलिका का समाप्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं, ये चित्र आपको बनाने रहेंगे, ये चित्र आपको बनाने रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आज आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, आज बिल्कुल शोर शराबा नहीं होगा, सब साइलेंट मोड में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब प्रवेश की बात करते हैं, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। सर समझ आ गया? वो तो क्या समझ आया सर? बीजांड द्वार से होगा। बिल्कुल समझ आ गया यार, तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो, कैसे समझ में नहीं आएगा? लेकिन कुछ बातें और समझ लीजिए। भ्रूण कोश ही बनाते हैं। अब थोड़ा भ्रूण कोश को ही बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि भ्रूण कोश में प्रवेश दिखाना है। 3 कोशिकाएं ऊपर, 3 कोशिकाएं नीचे, एक बीच में अंड कोशिका, और ये बड़ी वाली कोशिका क्या है? ये बड़ी वाली कोशिका है ध्रुवीय कोशिका, जिसके अंदर होते हैं 2 केंद्रक। सुनिएगा ध्यान से, जब प्रवेश होगा, जब पराग नलिका यहां आ जाएगी बिल्कुल शीर्ष पर, एंट्री के लिए तैयार, उस समय क्या होता है, ये जो सहायक कोशिका है, एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है और कुछ तंतु में समुच्चय का निर्माण करती है। क्या बनाती है? बताया था ना, फिलीफॉर्म उपकरण। फिलीफॉर्म उपकरण बताया था, आपको याद होगा। तंतु में समुच्चय, फिलीफॉर्म उपकरण, बहुत पहले मैंने सीटीएफटी में भी, सॉरी एचटीसी के क्वेश्चंस में भी शामिल किया था इसको, कि सहायक कोशिकाओं का कार्य क्या है। तो ये फिलीफॉर्म उपकरण यानी हिंदी में तंतु में समुच्चय बनाती है, और इस तंतु में समुच्चय के अंदर कोई वृद्धिकारी हार्मोन होता है जो इस पराग नलिका को अंदर एंट्री के लिए प्रेरित करता है अंदर। यहां पर एक छिद्र बन जाता है और पराग नलिका अंदर एंट्री करती है। पराग नलिका जैसे अंदर एंट्री करती है स्टूडेंट, दूसरी सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाती है। दूसरी सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाती है और पराग नलिका के शीर्ष पर एक छिद्र हो जाता है। क्या हो जाता है? एक छिद्र। इसी के साथ कायिक कोशिका का केंद्रक नष्ट हो जाता है। अंदर जो 2 नरयुग्मक थे, अंदर जो 2 नरयुग्मक थे, वो कहां आ जाते हैं? वो अंदर आ जाते हैं, वो अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रवेश होगा। प्रवेश का क्रम क्या क्या, देखो क्या क्या चरण है। सबसे पहले तो प्रवेश के लिए आपको ध्यान रखना है कि प्रवेश कहां से होगा? बीजांड द्वार से होगा। दूसरी बात, प्रवेश के लिए सबसे पहले क्या होगा? पहली सहायक कोशिका नष्ट हो जाएगी और क्या बनाएगी? तंतु में समुच्चय यानी फिलीफॉर्म उपकरण बनाएगी। इस तंतु में समुच्चय के द्वारा पराग नलिका को अंदर खींचा जाएगा, पराग नलिका को अंदर प्रवेश के लिए प्रेरित किया जाएगा। जैसे ही पराग नलिका अंदर प्रवेश करेगी, दूसरी सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाएगी। पराग नलिका के जो शीर्ष है, उसका जो शीर्ष है, उस पर क्या हो जाएगा? छिद्र हो जाएगा। छिद्र होते ही कायिक कोशिका का केंद्रक नष्ट, और अंदर जो 2 नरयुग्मक थे वो एंट्री कर जाएंगे कहां पर? भ्रूण कोश में। कहां पर एंट्री कर जाएंगे? भ्रूण कोश में। ये लीजिए, यहां तक की बातें हो गई। अब बातें ज्यादा कठिन नहीं है। 7 समंदर पार करके दोनों नरयुग्मक फाइनल अंड कोशिका तक पहुंच चुके हैं। अब निषेचन होगा बस। अब क्या होगा? बस निषेचन। मार्ग तय कर लिया गया है, अब केवल क्या होगा? निषेचन होगा। आशा करता हूं बातें समझ में आ रही होगी। मिटाते हैं और नोट्स बनाते हैं। लीजिए, भ्रूण कोश में पराग नलिका का प्रवेश सदैव बीजांड द्वार वाले छोर से निम्न चरणों में होता है। पहला चरण, पराग नलिका जैसे ही बीजांड द्वार के पास पहुंचती है तो भ्रूण कोश की एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है। बीजांड द्वार वाले छोर से, इस लाइन पे गौर करना, कहां से होता है? बीजांड द्वार वाले छोर से। क्या कैसे होता है उस पर बात कर रहे हैं कि पराग नलिका जैसे ही बीजांड द्वार के पास पहुंचती है तो भ्रूण कोश की एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है तथा तंतु में समुच्चय बनाती है। दूसरा पॉइंट, इस तंतु में समुच्चय के माध्यम से पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। तीसरा, इसी समय दूसरी सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाती है। चौथा, तत्पश्चात पराग नलिका के शीर्ष पर छिद्र उत्पन्न हो जाता है तथा दोनों नरयुग्मक भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाते हैं। दोनों नरयुग्मक भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाते हैं। दोनों में से एक नरयुग्मक अंड कोशिका तक सहजता से पहुंच जाता है, क्योंकि अंड कोशिका वही है, दोनों सहायक कोशिका नष्ट हो चुकी है, तो बची कौन? अंड कोशिका। तो सीधा डायरेक्ट अंड कोशिका के पास जाता है। और दूसरा जो है उसको थोड़ी गति करनी पड़ती है, क्योंकि उसको बीच वाली कोशिका, ध्रुवीय कोशिका या द्वितीय केंद्रक, जो 2 केंद्रक बना रहा हूं ना बार बार, वहां तक पहुंचना है। तो उसके लिए कहेंगे कि दूसरा नरयुग्मक अमीबीय अथवा अन्य गति द्वारा
अन्य गति द्वारा, गति करनी पड़ेगी उसको, द्वितीय केंद्रक तक पहुंचता है, द्वितीय केंद्रक तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से होगा भ्रूण कोश में प्रवेश। आशा करता हूं बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बातें तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब अगर हम इसका भी एक डायग्राम के द्वारा इसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, ये है भ्रूण कोश, ये है भ्रूण कोश। 7 कोशिकीय रचनाएं हैं, 3 ऊपर है, 1 कोशिका बीच में है, 1 कोशिका बीच में है, जिसके अंदर 2 केंद्रक हैं, जिसके अंदर 2 केंद्रक हैं। ठीक है, और 3 कोशिकाएं यहां हैं नीचे, जिसमें से ये वाली कोशिका क्या करती है, सुनिए आप, ये वाली कोशिका क्या करती है ना, इधर कहां गया, जैसे ही पराग नलिका यहां पहुंचती है, जैसे ही पराग नलिका यहां पहुंचती है, ठीक है, वैसे ही इसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, एक तंतु में समुच्चय बना लिया जाता है, एक तंतु में समुच्चय बना लिया जाता है, तंतु में समुच्चय बना लिया जाता है। और इस तंतु में समुच्चय के द्वारा, यहां 2 नरयुग्मक है, यहां का एक कोशिका का केंद्रक है, ठीक है, अंदर जैसे ही एंट्री लेगी ना, अंदर जैसे ही एंट्री लेगी, सीधा बना लेना आप एरो को, ये लीजिए। अब ये चूंकि तंतु में समुच्चय के द्वारा अंदर एंट्री ले रही है यहां पर, तो अंदर ये तो नष्ट हो ही गई, यहां तंतु में समुच्चय आ गया, क्या आ गया, यहां पर तंतु में समुच्चय आ गया। तो उस तंतु में समुच्चय के माध्यम से पराग नलिका कहां चली गई, पराग नलिका चल गई अंदर। और उसी समय क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो दूसरी कोशिका थी सहायक कोशिका, वो सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाती है, वो सहायक कोशिका भी क्या हो जाती है, थोड़ा राउंड शेप में बना लेना, ये पराग नलिका है, वो सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से दोनों कोशिकाएं तो नष्ट हो गई, यहां केवल कौन बचता है, यहां केवल बचता है अंड कोशिका बचती है ना, बिल्कुल, यहां केवल बचती है अंड कोशिका। ये नष्ट हो गई, तंतु में समुच्चय बना लिया, अंदर जाते ही ये भी नष्ट हो जाती है, यहां छिद्र हो जाता है, काय कोशिका का केंद्रक नष्ट हो जाता है, और अंदर क्या बचते हैं, अंदर बचते हैं 2 नरयुग्मक, अंदर बचते हैं 2 नरयुग्मक, एक है यहां पर अंड कोशिका बची हुई है अभी, और यहां बीच में ध्रुवीय कोशिका थी, ध्रुवीय कोशिका थी जिसके पास कितने केंद्रक थे, ऑलरेडी 2 केंद्रक थे। निषेचन से जस्ट पूर्व ये दोनों केंद्रक जुड़ जाते हैं आपस में, ठीक है, इस प्रकार से दोनों केंद्रक आपस में थोड़े से जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं बाहरी सतह से। अब जो ये 2 केंद्रक है, ये 2 केंद्रक क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये अंदर एंट्री लेते हैं, एक केंद्रक तो यहां पर आ जाएगा अंड कोशिका के संपर्क में, और एक केंद्रक थोड़ा मूवमेंट करता हुआ यहां पर जाएगा इन 2 केंद्रकों के साथ, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से फाइनली 2 चीजें आप समझ गए, निषेचन वाली घटना भी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है और प्रवेश भी समझ में आ रहा है। फिलहाल चित्र किसका है, तो चित्र सिर्फ प्रदर्शित कर रहा है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। तो ये आप चित्र बना लीजिएगा, है ना, कि ऐसे तंतु में समुच्चय बनाकर पराग नलिका अंदर जाती है, यहां छिद्र हो जाता है, और छिद्र के द्वारा 2 नरयुग्मक अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एक सहजता से अंड कोशिका के पास पहुंच जाता है और दूसरा थोड़ा गति करके इस द्वितीय केंद्रक के पास पहुंचता है। ये सारी बात हम लिख चुके हैं, पहुंच गया। अब फाइनल लास्ट स्टेप क्या रहता है, फाइनल लास्ट स्टेप रहता है निषेचन।
जिसको आप सिर्फ समझेंगे कि वो जो एक केंद्रक अंड कोशिका के पास पहुंचा था, स्वाभाविक बात है, वो तो अंड दोनों के केंद्रक जुड़ जाते हैं, तो अंड कोशिका और एक नरयुग्मक का निषेचन हो जाता है, जिससे युग्मनज बनता है। तो ये युग्मनज बनने की जो घटना है अंड कोशिका और प्रथम नरयुग्मक के संलयन से, युग्मनज बनने की जो घटना है, इसको ही कहते हैं वास्तविक निषेचन, ये सत्य निषेचन है, यानी वास्तव में निषेचन यही है। लेकिन आपने देखा कि जो बीच में द्वितीय केंद्रक था, एक नरयुग्मक उसके पास भी गया, तो उसके पास जाने पर एक त्रिगुणित रचना, दो गुणित तो पहले से ही थी, दो केंद्रक, एक केंद्रक और नरयुग्मक का आकर मिल गया, तो क्या बन जाएगा, एक त्रिगुणित रचना का निर्माण हो जाता है। युग्मनज तो द्विगुणित है, क्योंकि एक केंद्रक अंड कोशिका का, एक केंद्रक नरयुग्मक का, लेकिन यहां पर तो बीच वाली कोशिका में तो हम कब से कहते आ रहे हैं ना कि यहां पर तो दो केंद्रक है, तो ये बात हम शुरू से कहते आ रहे थे। एक नरयुग्मक और यहां आ गया, तो इससे दो तो पहले से ही थे, एक और हो गया, तो त्रिगुणित रचना बन गई। इस त्रिगुणित रचना को कहा जाता है, इस त्रिगुणित रचना का नाम याद रख लेना, इसको कहा जाता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। भ्रूणपोष नहीं कहते, क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, क्योंकि इसके विभाजन से भ्रूणपोष बनेगा आगे जाकर के, अभी नहीं बना भ्रूणपोष, ध्यान दे दीजिएगा, अभी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि वास्तव में निषेचन दो बार हो रहा है। एक नरयुग्मक तो अंड कोशिका के साथ मिल रहा है, जिसे सत्य निषेचन कह रहे हैं, लेकिन एक नरयुग्मक यहां पर आकर के यहां पर भी एक निषेचन जैसी घटना हो रही है, जिसे हम त्रिक संलयन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, त्रिक संलयन। क्यों, क्योंकि तीन केंद्रक मिल गए हैं, इसलिए इस घटना को त्रिक संलयन कहा है। तो कुल मिलाकर के जो आवृत बीजी पादप आप पढ़ रहे हैं, पुष्पी पादप जो आप पढ़ रहे हैं, उस पुष्पी पादपों में निषेचन की घटना दो बार देखने को मिलती है, एक अंड कोशिका के साथ और एक बीच वाले द्वितीय केंद्रक के साथ। अंड कोशिका के साथ जो निषेचन हुआ है उसे सत्य निषेचन कहा गया है, और बीच वाले केंद्रक के साथ, दो केंद्रकों के साथ जो निषेचन हुआ है उसे त्रिक संलयन कहा गया है। तो दो निषेचन हो रहा है, इसलिए दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कह देते हैं, द्विनिषेचन कह देते हैं। आशा करता हूं कि द्विनिषेचन वाला कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करते हैं, इरेज ऑल एंड देन नोट्स। क्या नोट्स है कि भ्रूण कोश में प्रवेश करने वाले जो दो नरयुग्मक थे, दो नरयुग्मकों ने एंट्री ली थी, में से एक नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। यह क्रिया सत्य निषेचन या प्राथमिक निषेचन कहलाती है। कोई डाउट ही नहीं है, वास्तव में यही निषेचन है, क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आए हैं, इस पाठ के बचपन से पढ़ते आए हैं कि अंड कोशिका और नरयुग्मक यानी परागकण का केंद्रक का संलयन ही निषेचन है। तो ये वास्तविक निषेचन है, इसे प्राथमिक निषेचन या सत्य निषेचन कहते हैं। लेकिन नरयुग्मक दो थे, तो दूसरा वाला नरयुग्मक क्या करता है, देखिए, जबकि दूसरा नरयुग्मक भ्रूण कोश में उपस्थित द्विगुणित केंद्रक के साथ यानी ध्रुवीय कोशिका के केंद्रक के साथ संलयित होकर त्रिगुणित रचना यानी तीन केंद्रक है उसके अंदर, नाम क्या उस रचना का, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। क्या नाम है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, त्रिक संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिक संलयन कहते हैं। तो इस प्रकार से दो बार निषेचन हो गया, एक प्राथमिक निषेचन, एक त्रिक संलयन। तो दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, देखिए, सत्य निषेचन व त्रिक संलयन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। तो यह होता है द्विनिषेचन, और इस प्रकार से आवृत बीजी पादपों में निषेचन की क्रिया समाप्त होती है। तो ऐसे होता है निषेचन। तो निषेचन आपने कंप्लीट किया। हालांकि निषेचन से जुड़े हुए कुछ तथ्य और हैं जिनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास काफी फायदेमंद रही होगी और यहां से प्रश्न भी पुटअप होगा। द्विनिषेचन पर तो कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आशा करता हूं कि द्विनिषेचन की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। बातें थोड़ी आपसे कम हुई है तो बता दीजिए, लास्ट में जाते जाते बता दीजिए, आई है क्या आज की बातें समझ में, क्लास यूजफुल रही क्या आज की हमारी, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। आज के लिए इतना पर्याप्त है। बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।